गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का सीडीपी बाय भूपेश सर में स्वागत है। हमारी यूपी टेट की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं। वो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जो आपने पहली वीडियो देखी भी है या नहीं, या आपके दिमाग पे अभी तक धूल तो जमी हुई नहीं है। सबसे पहले आपको यही देखना है आपने क्या क्या पढ़ लिया या अभी तक नहीं पढ़ा। अगर यूपी टेट की हम बात करते हैं, आपको सबसे पहला टॉपिक जो आपका होता है वो है आत्मा का विज्ञान अर्थात मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान के परिचय में सबसे पहला टॉपिक है आत्मा का विज्ञान, दूसरा है हमारा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा है हमारा चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। ये सब आप देख चुके हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वृद्धि एवं विकास, वो भी आपने देख लिया है। उसके बाद हमारा आगे का टॉपिक था बाल विकास के सिद्धांत। अगर मैं बाल विकास के सिद्धांत की बात करता हूं तो वे बाल विकास के सिद्धांत आपके सीटेट में भी आते हैं, आपके यूपी टेट में भी आते हैं, आपके एमपी टेट में भी आएंगे। और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, अभी रीट का एग्जाम सुनने में आ रहा है कि मई के आसपास होगा, तो जो रीट की तैयारी करेंगे उसमें भी बाल विकास के सिद्धांत आते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना क्या है, सबसे पहले देखना है हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है अवस्थाएं। अवस्थाएं क्या है, सबसे पहले तो हमें यही समझना है अवस्थाएं है क्या, या कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, हमें कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। सबसे पहले अगर मैं अवस्थाओं की बात करता हूं तो अवस्थाओं में आप देखेंगे कि अवस्थाओं में मैंने सिर्फ 3 ही अवस्थाओं की बात कही है। यहां पे 3 अवस्थाएं ही क्यों ली हैं। सबसे पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, उसे हम नहीं पढ़ते हैं। ना पढ़ने का कारण यही है क्योंकि आप सभी टीचर बनने वाले हैं, आप सभी भावी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप भविष्य के सरकारी अध्यापक हैं। आपको बच्चों को पढ़ाना है, उसमें आपको इन 3 अवस्थाओं को पढ़ाना है। वो कौन कौन सी है। सबसे पहली अवस्था है हमारी शैशवावस्था, दूसरी अवस्था है हमारी बाल्यावस्था और तीसरी अवस्था है हमारी किशोरावस्था। अर्थात तीनों ही अवस्थाओं का हमें विस्तार से अच्छे से अध्ययन करना है। ये अवस्थाएं आपकी हर एग्जाम में आएंगी, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो या रीट हो, कोई सा भी टेट हो, ये हर एग्जाम में आएंगी। सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा सबसे पहला टॉपिक है शैशवावस्था। तो ध्यान से देखते हुए चलें, जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना समझ में आ जाएगा। यहां कोई थ्योरी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि कम समय में एक बेहतर, जितना बेहतर की आप उम्मीद करते हैं उससे भी बेहतर देने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले लिखा हमने शैशवावस्था कि शैशवावस्था है क्या। अगर मैं शैशवावस्था के समय की बात करता हूं, ये है होता हमारा जन्म से 6 वर्ष। अगर कहीं पर आपने लिखा हुआ देखा हो 0 से 6 वर्ष तो उसे कभी मत मानना। मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि 0 से 6 वर्ष नहीं लेना। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था हमारी स्टार्ट तब से होती है, या शैशवावस्था हमारी शुरू तब से होती है जब बच्चे का जन्म हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेगा तभी से हमारी शैशवावस्था शुरू हो जाएगी। और कब तक होगी ये? 6 वर्ष तक। अब समस्या कहां आती है? समस्या यहां आती है, अगर मैं यूपी टेट की बात करता हूं तो यूपी टेट में हमारी शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष होती है। लेकिन अगर मैं सी टेट की बात करता हूं, क्या वास्तव में सी टेट में भी शैशवावस्था का समय यही होता है? तो नहीं, शैशवावस्था में अवधि चेंज हो जाती है। तो आप इस समय यूपी टेट पे मेन फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका 23 तारीख में यूपी टेट होगा। उसके अनुसार शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष होगी। आगे बात करते हैं। अगर मैं शारीरिक पक्ष की बात करता हूं, क्योंकि यूपी टेट में क्वेश्चन वो कहीं से भी बना सकता है। अब कहां से बनाएगा वो एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। अगर मैं शैशवावस्था में शारीरिक पक्षों की बात करता हूं तो सबसे पहला पॉइंट ही मैंने लिखा है कि नवजात शिशु का भार। नवजात शिशु अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बालक का जो भार होता है वो होता है कितना, ये लिखा हुआ मैंने 2.5 किलो, अर्थात 2 किलो 500 ग्राम लगभग में बात करेंगे, क्योंकि
एकदम से प्योर कुछ नहीं होता। लगभग लगभग कितना भार होता है बच्चे का? लगभग लगभग 2.5 किलो, लगभग लगभग 2 किलो 500 ग्राम एक नवजात शिशु का भार होता है। अब ये बात करते हैं कि क्या ये हर राज्य में या हर क्षेत्र में या हर देश की बात अगर हम करें तो क्या सभी में ऐसा होता है कि सभी बच्चों का भार लगभग लगभग 2.5 किलो के आसपास हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अगर मैं भारत की बात करता हूं, अगर अपने देश भारत की बात करता हूं, तो भारत में जो नवजात शिशु का भार होता है या जन्म के समय जो बालक का भार होता है वो होता है 2 किलो 800 ग्राम। वो लगभग लगभग कितना होता है? 2 किलो 800 ग्राम। कहां पे? भारत में। अगर मैं विकसित देशों की बात करता हूं, जो विकसित देश है उनमें बच्चों का भार कितना होता है? तो विकसित देशों में एक नवजात शिशु का भार होता है 3 किलोग्राम। अब आपके मन में एक समस्या चल रही होगी, यार ये सर कहां से ऐसी बात ले आए, इन्हें कैसे पता है कि एक्यूरेट यही होगा? मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है हमारा WHO। मैंने नोट डाल के भी बताया आपको कि WHO के अनुसार है ये जो मैंने तीनों परिणाम आपको बताए हैं, ये तीनों परिणाम WHO के अनुसार है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में यूपी टेट में यहां से भी वो क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये पॉइंट आपका जो है एक बार यूपी टेट में आया हुआ भी है। अब ये पॉइंट है क्या, उसे देखते हैं। चलो, कि जन्म के समय अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है उस समय जो शिशु के सिर का भार होता है वो कितना होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक बार देख लीजिए कि जो बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चे के सिर का जो भार होता है वो कितना होगा हमारा? 350 ग्राम। ध्यान रखें इस चीज को कि जन्म के समय बालक के सिर का भार कितना होता है? 350 ग्राम। उसके बाद नवजात शिशु का सिर जन्म के समय अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बालक का जो सर होता है, जो बालक का सिर होता है, उसका जो साइज होता है, उसका जो आकार होता है वो शरीर की अपेक्षा अधिक होता है। हो गया क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कि WHO के अनुसार नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? ये देखो जरा ध्यान से, मैंने लिखा है कि नवजात शिशु की लंबाई कितनी होगी हमारी? 20 इंच होगी। एक बार ऊपर कर दूं मैं इसे। अब ध्यान से देखते हैं कि WHO के अनुसार जब बच्चा जन्म लेता है उसकी जो लंबाई होती है वो 20 इंच होती है। कितनी होती है? 20 इंच। ये यूपी टेट में यहीं से क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते चले कि जब बच्चे का जन्म होगा उसकी लंबाई कितनी होगी? 20 इंच। अब हम जानते हैं क्या कि 1 इंच में सेंटीमीटर की बात करता हूं कि 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं? आपको सभी को पता होगा 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। उसी के अनुसार अगर मैं बात करूं कि 20 इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे तो हमारे वो बनके कितने आएंगे भाई? देखिएगा, मैंने आगे लिख दिया, ये होगा हमारा 50.80 या 50.80 सेंटीमीटर। तो ये मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया, वो इसीलिए लिखा, अगर वो सेंटीमीटर में पूछेगा तब आपको ये आंसर देना है, अगर वो इंच में पूछेगा तब आपको 20 बताना है। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके बताइए कि जिससे आपको कोई समस्या ना हो। आगे चलते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे में 270 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियों वाला क्वेश्चन जरूर आता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि शैशवावस्था में बच्चे की हड्डियां कितनी कम होती हैं? 270 होती हैं, फिर ज्यादा हो जाती हैं और किशोरावस्था में और कम हो जाएंगी। वो हम अवस्थाओं के अनुसार ही क्लियर करते चलेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना कि जब बच्चे के जन्म होता या बच्चे की शैशवावस्था में, आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि शैशवावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बच्चे की हड्डियां होती हैं 270। हो गया क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जरूर देंगे, थोड़ा सा नया पॉइंट है, यूपी टेट में आया तो नहीं है लेकिन हो सकता आगे आ जाए एग्जाम में। वो है ये कि शैशवावस्था में जो बच्चा है उसके हृदय की धड़कन कितनी होती है? लगभग 140। अभी 140 पूरी नहीं होती, फिर आप वही बात सोच रहे होंगे सर कैसे बता रहे हैं 140 नहीं होती। ये लगभग होती है हमारी 120 से 140, 120 से 140। या तो एग्जाम में आपको वो सीधा सीधा यही लिख के देगा
क्या लिख के देगा 140, या फिर अगर वो आपको लिख के दे रहा है कि 120 से 140, तब भी आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन दोनों में से एक ही मिलेगा आपको। तो ध्यान यही रखना कि शैशव अवस्था में अगर बालक के धड़कन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे की धड़कन 140 होगी। उसके बाद ये कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं को यूपी टेट में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर सी टेट की बात करें तो सी टेट में परिभाषा नहीं आती है। अब यूपी टेट की बात है तो परिभाषाओं को हमें जरूर देखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा तो चलो देखते हैं क्या कहा। कि सबसे पहले मैंने लिखा फ्रायड के अनुसार, कि फ्रायड महोदय ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, अर्थात जो प्राणी है उसे जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तब फ्रायड ने ये कहा, और ये परिभाषा आई हुई है, ये मोस्ट है, ध्यान रखिए, ये मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिनके अनुसार कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाएगा। वो कौन है? फ्रायड है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कौन है? हमारे एडलर महोदय। एडलर जी ने क्या कहा वो देखते हैं कि शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। अब वो कैसे होता है, वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, इसके विशेषताएं पढ़ेंगे शैशवावस्था की, वो मैं तब क्लियर कर दूंगा, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद स्टेंग के अनुसार की बात करते हैं। स्टेंग महोदय ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा वो देखते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष, ये मोस्ट है, ये वाली ये परिभाषा भी कैसी है? मोस्ट है। इसे भी देखेंगे कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने जीवन की नींव का मतलब क्या होता है? आधारशिला। अब वो कुछ भी पूछ सकता है कि अपने जीवन की नींव रखता है या अपने जीवन की आधारशिला रखता है, कुछ भी पूछेगा, आंसर क्या होगा आपका? स्टेंग। क्या आंसर होगा? स्टेंग। आगे चलते हैं न्यूमैन के अनुसार। भाई न्यूमैन क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि 5 वर्ष, क्या कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है वो 5 वर्ष तक की आयु का, वो 5 वर्ष की आयु बड़ी ही काम की होती है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा वो सीखता है जो उसके समाज में हो रहा हो। इस अवस्था में बालक वो चीज सीखता है जो उसके सामने हो रही हो। क्यों? क्योंकि बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। अब जब बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखेगा तो कैसे सीखेगा? समाज से सीखेगा, अपने परिवार से सीखेगा। तो न्यूमैन ने भी यही कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर के लिए भी और मस्तिष्क के लिए भी बड़ी ग्रहणशील है। आगे चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है वो देखते हैं। इसमें मैंने लिखा कि शैशवावस्था के अन्य नाम और विशेषताएं, दोनों को ही मैंने एक साथ ले लिया। अब दोनों को एक साथ क्यों लिया वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बालक का निर्माण काल। क्या है हमारा? बालक का निर्माण काल। अब ये निर्माण काल क्या है? देखो सबसे पहले तो आपको यही समझना है, हम बात कर रहे हैं कब से, हम बात कब से कर रहे हैं, इधर से लिख देता हूं मैं, हम बात कर रहे हैं जन्म से, कि जब बच्चे का जन्म हो गया, और कब तक? 6 वर्ष तक की बात कर रहे हैं। कब तक की बात कर रहे हैं हम? 6 वर्ष तक की। वो क्या बात है? क्यों शैशवावस्था को निर्माण काल कहा? शैशवावस्था को निर्माण काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस अवस्था में, अच्छा आप ये बताइए, आप सब मूवी देखते होंगे, मूवी देखते हैं या नहीं? अगर आप मूवी देखते हैं तो आपने हमेशा एक चीज देखी होगी जिसमें डबल रोल है हीरो का, जो जुड़वा है, उसमें से हमेशा एक ना एक बिछड़ जाता है हीरो। कोई चोर उठा के ले जाएगा, कोई दुश्मन उठा के ले जाएगा। अब अंतर कहां आता है? अंतर वहां आ जाता है जब वो चोर उसे उठा के ले जाएगा, एक अच्छे घर में रहेगा और एक गरीब घर में रहेगा। अब जो अच्छे घर वाला है उसके बोलने का तरीका अलग होगा, उसके विचार सब अलग होंगे, सब तरीके अलग होंगे। लेकिन जो गरीब होगा, जो पिछड़े परिवार से होगा, जो पिछड़ी परिस्थितियों में पहुंच गया होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी बातचीत करने का तरीका कैसा होगा, वैसा ही तो होगा जैसे वो परिवेश में रहेगा। इसलिए कहा क्योंकि ये निर्माण काल है। क्यों? क्योंकि जैसा हम बालक को वातावरण देंगे बालक वैसा ही सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम का आदर्श काल। अरे सीधी सी बात है, अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का सीधा सीधा अर्थ एक ही होता है, सीखना।
क्या होता है? सीखना। अब ये पॉइंट मैंने शायद बताया नहीं, इसे समझ लेंगे एक बार। अधिगम का आदर्श काल शैशवावस्था को किसने कहा? किसने कहा? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है एक बार, ये यूपी टेट में तो एक बार ही आया। ये कहा किसने? ये कहा है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन, टाइन है वो, टाइन शायद। अधिगम का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। अब इसे याद कैसे रखना वो ध्यान से देखते हैं। याद रखने का, अच्छा आप एक चीज बताइए, वैलेंटाइन डे जो दिन होता है वो सभी के लिए, जो किशोरावस्था होती है उसके लिए एक आदर्श का दिन होता है। आदर्श का कैसे? कि वो उम्मीद लगाए कुछ ज्यादा बैठे रहते होते हैं। उसी के लिए कहा कि अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखने का सबसे अच्छा, आदर्श काल का मतलब अच्छा समय, तो सीखने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? शैशवावस्था। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक कोरा घड़ा होता है, अर्थात जैसा हम वातावरण देंगे बालक वैसा ही सीखने की कोशिश करेगा। आगे चलते हैं। इसी अवस्था को एक नाम और दिया, भावी जीवन की आधारशिला। अब भावी जीवन क्यों कहा भाई इस अवस्था को? क्यों? क्योंकि बालक जैसे माहौल में रहेगा, जैसे आप उसके सामने क्रिया करेंगे, बालक भी वैसा ही व्यवहार करेगा। वो कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटा सा बच्चा है 2-3 साल का। अब मम्मी ने एक दिन खाने में नमक कम डाल दिया। अब पापा जी को आया गुस्सा, पापा जी ने मारी थाली फेंक के। तो उससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब बच्चा भी अपने अंदर वही धारणा बना लेगा कि जिस दिन मम्मी ने खाने में नमक या मिर्ची में गड़बड़ कर दी, उसी दिन थाली फेंक के मारनी है। तो बच्चे के अंदर वो बात खाने तक ही सीमित नहीं रहेगी, वो बात उसके जीवन में भी लागू हो जाएगी। अर्थात उसे कुछ सामान चाहिए, अब वो सामान उसे नहीं मिलेगा तो बच्चा तोड़फोड़ करनी शुरू कर देगा। इसलिए ही कहा गया कि बच्चे के सामने अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी अच्छा ही व्यवहार करेगा। तो भावी जीवन की आधारशिला भी इसलिए कहा इसे, क्योंकि बच्चा जैसा अनुकरण के द्वारा सीखेगा वैसा ही वो व्यवहार करेगा। आगे चलते हैं। संवेगों पर अस्थिरता, ये पॉइंट जरूर है, ये मोस्ट भी क्यों है? संवेगों में अस्थिरता या संवेगों पर नियंत्रण न कर पाना, दोनों में एक छोटा सा संबंध है, वो समझते हैं। छोटा बच्चा आपने कभी देखा है? 2-3 साल का बच्चा हो, आप उसे डांट दो तुरंत रोने लगेगा, या उसे कुछ सामान चाहिए और मम्मी ले गई मेले में, तो बच्चा क्या जिद करेगा वहां कि मुझे तो ये सामान अभी चाहिए, और नहीं मिलेगा तो फिर क्या बच्चा करेगा? बच्चा वहीं पे लेट जाएगा, कहेगा चाहे कुछ भी हो जाए ये लेके ही जाऊंगा, और मम्मी पापा से कहेंगे आज के बाद इसे कभी लेके नहीं जाऊंगी मैं। तो बच्चा ना अपने संवेग का मतलब क्या होता है? देखो, संवेगों का मतलब सीधा सीधा है इमोशन से। अर्थात इस अवस्था में बच्चा अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसी परिस्थिति तुरंत उसके इमोशन बदल जाएंगे। जैसे बच्चा रो रहा हो, बहुत तेज रो रहा है, चाहे कितनी चोट लग गई, आप उसके सामने कुछ हंसी का काम कर दो या डांट देते हो, तेरे इसने मारा उसे डांट दो, चींटी मर गई, तो बच्चा एकदम से खुश हो जाएगा। तो उस समय बच्चे अपने इमोशन को, अर्थात संवेगों को नियंत्रण नहीं कर पाते। आगे चलते हैं। नैतिकता का अभाव। ये नैतिकता क्या है भाई? नैतिकता मैंने पहली वीडियो में भी समझाया था कि नैतिकता वही है जो हमें सही और गलत का निर्णय लेने में सहायता करती है, या एक हमें अच्छा व्यवहार करने के लिए जो प्रोत्साहित करती है, वही है नैतिकता। जैसे घर के छोटे से बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, घर में रिश्तेदार हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि रिश्तेदार हैं क्या है, वो जाएंगे सीधा ट्रे में हाथ मारेंगे, नमकीन बिस्कुट जो है वो लेके चले जाएंगे। नहीं देंगे तो मम्मी 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 मेरे को बिस्कुट दो ना, मेरे को बिस्कुट दो ना, वही रोना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनमें नैतिकता नहीं है, उन्हें नहीं पता हमें कहाँ कैसा व्यवहार करना। ये तो आप ही जब बड़े हो जाएंगे, जब बच्चा बाल्यावस्था में आएगा तभी तो उसमें नैतिकता आएगी। तो शैशवावस्था में बालक में नैतिकता नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन आया हुआ भी था कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है? तो वो कौन सी अवस्था होगी हमारी? वो अवस्था है हमारी शैशवावस्था। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वार्थी व आत्मप्रेमी। ये बड़ा काम का टॉपिक है, ये पॉइंट आपका आया हुआ भी है। अब ये स्वार्थी क्या है और आत्मप्रेमी क्या?
भाई कहते तो ये हैं कि बच्चा तो भगवान का रूप होता है। अगर बच्चा भगवान का रूप होता है तो फिर स्वार्थी कैसे, आत्म प्रेमी कैसे? अब उसे समझते हैं। अच्छा, घर में किसी के 2 बच्चे हैं, जिसके घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हों, तो कभी क्या आपने देखा होगा कि उन दोनों के लिए एक ही खिलौने से काम चल जाए? कभी ऐसा हुआ क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा चाहता है उसे खेलने के लिए एक अलग ही खिलौना चाहिए, उसे कुछ भी हो जो चाहिए वो चाहिए। अगर उसे कुछ अच्छा लगा वो सामान उसका होना चाहिए। कैसे? मेले में जाएगा, चाहे कितना महंगा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे चाहिए। तो बच्चा इस अवस्था में ज्यादा स्वार्थी होता है, लालची होता है। स्वार्थी का मतलब गलत चीज से नहीं लेना, अर्थात अपने जो उसके फायदे की चीजें हैं उनके प्रति अधिक लालच उत्पन्न करता है। स्वार्थी हो गया। अब आत्म प्रेमी क्या है? आत्म प्रेमी का मतलब होता है अपने से प्रेम करना। अब अपने से बालक कैसे प्रेम कर लेगा? बात तो ये भी है, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो ये चाहता है कि घर के मेरे से बात करें। जैसे छोटे बच्चे को आप वहीं पे छोड़ दो कि तू बैठा रहे, आराम से खेल रहा, क्या बैठा रहेगा? वो नहीं बैठ सकता। वो चाहता है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि घर के मेरे साथ रहें, वो चाहता है कि सब मेरे से बात करें, वो चाहता है सब मेरे साथ खेलें। तो बच्चा इस अवस्था में आत्म प्रेमी होता है, अर्थात अपने से प्रेम करता है, अपने ही फायदे की चीज वो देखता है। उसके बाद प्रेम निर्भरता, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे प्रेम निर्भरता की अवस्था कहा गया है। प्रेम निर्भरता का मतलब क्या है? प्रेम निर्भरता का अर्थ होता है दूसरों पर निर्भर रहने की अवस्था, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें बालक दूसरों पर निर्भर रहता है। तो वो कौन सी अवस्था है? वो है हमारी सहस्व अवस्था। अर्थात सहस्व अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। कैसे रहेगा? कि बच्चा कहीं जाएगा तो मम्मी पापा के साथ जाएगा, खेलेगा तो भी घर वालों के साथ खेलेगा, अर्थात कुछ भी काम उसे करना है तो बच्चा दूसरों की सहायता के ही द्वारा करता है। हो गया फाइनल। अब यहीं से एक पॉइंट बनता है, आपको सहस्व अवस्था में बालक को कैसी शिक्षा देनी है, या बच्चे को निर्भर बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, या सबसे पहला योगदान किसका होता है? तो बालक को सबसे पहले जो निर्भर बनाया जाता है वो उसकी माता करती है। इसीलिए बालक की मां को प्रथम गुरु कहा जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है बोनी से, दूध आजकल तो बोनी से ही सब दूध पीते हैं, डिब्बे वाला दूध पीते हैं सब। तो वो जब बच्चा डिब्बे वाला दूध पीता है, बोनी से पीता है, तो बच्चे को उसकी माता, जैसे बोनी हो गई, उसे ऐसे दोनों हाथों से उसे पकड़वा देगी, बस कि बेटा अब तू आराम से लेटा हुआ ऐसे पीता रहे और मैं और काम कर लूं। अब उस समय जो विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो उसके लक्षण भी इसमें आ जाएंगे। कौन से? कि क्या बच्चा सारी उंगली अपनी एक साथ चलाता है, क्या हाथों को कंट्रोल में करता है। तो आपको इससे पहली वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए, एक बार उसे भी जरूर देखें, आपके विकास के सिद्धांत सब कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं अनुकरण द्वारा सीखना। ये क्या है भाई? हमारा अनुकरण के द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा सीखने का अर्थ है देखकर सीखना। अनुकरण द्वारा का अर्थ होता है देखकर सीखना, अर्थात दूसरों को देखकर सीखना। जैसे आपने, आपके घर में जो बच्चे हो, आपने कभी देखा हो कि वो बिजली के बोर्ड में उंगली जाके देने लगते हैं, तो उन्हें किसी ने कहीं तो उन्होंने कुछ करते हुए देखा होगा। जैसे आप मोबाइल का चार्जर लगा रहे हैं तो आपने उसने बच्चे ने देखा कि ये जो मेरे घर के हैं, या मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं, या मेरे भाई, कोई भी है मेरे घर का, वो बोर्ड में जाता है, इस तार को या इसकी छोटी सी जो भी चीज है उसके लिए तो खिलौना ही है, उसे बोर्ड में लगा देता है। फिर कुछ ना कुछ तो होता, उसे नहीं पता कि मोबाइल चार्ज होता, उसे इतना पता है कुछ तो होता होगा। तो बच्चा जाएगा, अब वो जाके उसमें उंगली देने की कोशिश करेगा। अब वो क्यों उंगली लगा रहा है उसमें? क्यों? क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि इसमें भी तो कुछ लगाते, मैं भी लगा के देखूं होता क्या है। इस अवस्था में बच्चे में जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, अर्थात जिज्ञासा की उत्सुकता आ जाती है, बच्चे में जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिज्ञासा आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जानने की इच्छा का विकास। यही तो अभी बता रहा था मैं कि इस अवस्था में बच्चे में जानने की इच्छा का विकास हो जाता है। कैसे? कि पापा ने लाके दे दिया बच्चे को गाड़ी, कौन सी? रिमोट वाली गाड़ी, बड़े शौक से लेकर आए। अब उसके बच्चे ने पूरे दिन चलाई, यार 2-3 दिन में हो गए उसके सेल डाउन। अब जब उसके सेल डाउन हो गए, वो पापा से कहेगा कि पापा इसकी बैटरी डाउन हो गई, अरे आप इसकी बैटरी दूसरी ला के दे दो।
एक दिन भी अगर पापा जी ने उसकी बैटरी लाके नहीं दी, बच्चा तुरंत उसका ऑपरेशन कर देगा। अब वो ऑपरेशन क्यों कर रहा है, वो गाड़ी को खोल क्यों रहा है? बात ये नहीं कि खोल दी उसने, बात ये है बच्चा खोल क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है। यहीं से सीटेट में भी क्वेश्चन बन जाता है कि बच्चा वैज्ञानिक कब से होता है। तो बच्चा वैज्ञानिक जन्म से ही होता है, वो वैज्ञानिकता ही तो है उसके अंदर, वो खोल के जानना चाह रहा। क्योंकि जहां चिंतन होगा वहीं वैज्ञानिकता होगी। जहां बच्चा चिंतन करना प्रारंभ करेगा वहीं वैज्ञानिकता का वो रूप ले लेगा। उसके बाद कल्पना जगत में विचरण। देखो ये कल्पना जगत में विचरण एक बड़ा कंफ्यूज करता है। इस पे मैं एक चीज जरूर लिखूं, वो है हमारा मोस्ट। अब मोस्ट लिखने का कारण क्या है? ये कारण ये है क्योंकि ये शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में बड़ा कंफ्यूज करता है। कल्पना जगत में विचरण ये क्या चीज है भाई? शैशवावस्था की अगर मैं बात करूं तो बच्चा कल्पनाओं में अधिक रहता है। अब कैसे रहता है? जैसे नानी ने दादी ने कहानी सुनाई, उनमें रहना शुरू कर देगा, परियों की कहानियों में रहना शुरू कर देगा। या फिर उन्होंने कहा कि ये जो भिखारी आया है ना, अब तू दंगा करेगा तो ये अपने थैले में भर के तुझे ले जाएंगे और जंगलों में छोड़ देंगे, तो ये जंगली जानवर खा जाएंगे। तो बच्चा उसी चीज में रहना शुरू कर देगा, उसी डर में रहना शुरू कर देगा कि अगर मैं दंगा करूंगा, अगर मैं लड़ाई करूंगा, अगर मैं रोऊंगा, मम्मी को परेशान करूंगा तो ये मुझे उसे दे देंगे, अब वो मुझे थैले में डाल के ले जाएगा। तो बच्चा इन कल्पनाओं में रहना शुरू कर देता। या दादी नानी परियों की कहानी सुनाती है, राजा रानियों की कहानी सुनाती है, बच्चा उसी में रहना शुरू कर देता है। अब किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में बच्चा कल्पनाओं के साथ दीवार सपनों में भी रहता है। दीवार स्वप्न अर्थात खुली आंखों के सपने। तो जब हम किशोरावस्था पढ़ेंगे थोड़ा वहां पे उसे कवर करेंगे, अच्छे से वहीं पे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट भी है, जीववाद। ये जीववाद आपका रीट का एग्जाम हो, आपका एमपी टेट का एग्जाम हो, आपका सी टेट का एग्जाम हो। ये सी टेट के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट है, ये सी टेट के लिए आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, ये जीववाद हमेशा आता। अब बात करें जीववाद है क्या। जीववाद की अगर मैं बात करता हूं तो इस अवस्था में बच्चा निर्जीव चीजें जो होती हैं या निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उन्हें सजीव समझने लगता है। अब सजीव कैसे समझता है उसे समझते हैं। इस अवस्था में बालक, जैसे उसकी गुड़िया होती है ना, छोटे बच्चे वो खिलौने से खेलते हैं, जैसे लड़कियां होती हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, तो वो गुड़िया को ये अपनी सहेली समझने लगती है। अगर उसके कपड़े बने हैं तो उसकी गुड़िया के कपड़े आने चाहिए। वो भी खाना खा रही है तो उसकी गुड़िया के लिए भी खाना उसके लिए भी आना चाहिए। अर्थात इस अवस्था में बच्चा निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं उन्हें सजीव समझते हैं, अपना प्रेमी, अपना सखा, अपना मित्र समझने लगते हैं। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। ठीक है, तो यहां तक हमारी आज शैशवावस्था भी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी की कोई भी समस्या है वो हमें कमेंट्स जरूर करें, किसी भी कोई भी समस्या हो। और जिसे वीडियो अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट्स भी करते रहें। ओके, धन्यवाद।